दयालुपुर नाम के गांव में कन्हैया नाम का गवाला रहा करता था। कन्हैया बहुत ही ईमानदार था और वो दूध बेचने का काम किया करता। उसका दूध एकदम शुद्ध और गाढ़ा होता था। वो पास के नगर में जाकर दूध बेचता था। अरे राम राम साहब, आज कितना दूध चाहिए आपको? राम राम, 1 लीटर दे दो भैया। कन्हैया दूध देने लगता है, तभी शर्मा जी बोलते हैं, भैया आपका दूध तो बहुत गाढ़ा है, एकदम शुद्ध लगता है। हाँ जी भैया, बिल्कुल शुद्ध है। ऐसा बोलते हुए कन्हैया वहाँ से चला जाता है और उस नगर में अपनी साइकिल को लेकर गली गली घूम घूम कर दूध बेचता है। उस नगर में मोहन नाम का गवाला रहा करता था। मोहन की उस नगर में एक लौती दूध की डेयरी थी, जिस पर वो अशुद्ध और मिलावटी दूध के पदार्थ बेचा करता था। एक लौती डेयरी होने की वजह से सभी उसी डेयरी से दूध खरीदते। अरे मोहन काका, 1 किलो दही देना। अभी देता हूँ। मोहन राजू को एक पैकेट उठाकर देता है तो राजू बोलता है, मोहन काका वजन तो करो। 1 ही किलो है, तौल के ही रखा है, लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। ये सुनकर राजू को मायूसी के साथ उस दही के पैकेट को लेकर जाना पड़ता है। उस नगर के लोग मोहन से बहुत परेशान हो गए थे। धीरे धीरे सभी को कन्हैया के बारे में पता चलता है और सभी लोग कन्हैया से दूध लेना शुरू कर देते हैं। दूध ले लो, दूध ले लो। कन्हैया की आवाज सुनकर एक महिला निकलती है और बोलती है, अरे कन्हैया भैया, जरा 1 लीटर दूध तो देना। कन्हैया रुक जाता है और उस महिला को दूध देने लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया तुम्हारा दूध तो एकदम शुद्ध और ताज़ा लगता है। हाँ एकदम ताज़ा, अभी अभी भैंस से कहाड़ कर लाया हूँ। कन्हैया को दूध देता देख दूसरी महिला भी वहाँ बर्तन लेकर आती है और बोलती है, अरे भैया मुझे भी 2 लीटर दूध देना, खीर बनानी है। आपको मैं गाय का दूध देता हूँ, उसकी खीर अच्छी बनती है और एक जैसे ही दाम है। कन्हैया उन दोनों को दूध देकर वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि पास के गांव से कोई दूध लेकर आता है और पूरे नगर में कन्हैया की बातें होने लगती है। अरे शीला कहाँ जा रही है? अरे क्या बताऊं बहन, मोहन से दूध लेने जा रही हूँ। एक तो इस मोहन की डेयरी पर जाने का मन नहीं होता, इतनी दूध में मिलावट करता है। अरे सही बोल रही हो आप, लेकिन अब हमें उसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है और न ही उसका मिलावटी कोई सामान खरीदने की। अच्छा हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली। जब से कन्हैया दूध लेकर आने लगा है, तब से तो हमें मोहन की दुकान पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी नगर के लोग कन्हैया से ही दूध लेने लगे और मोहन अपनी डेयरी पर बैठा रहा करता। मुश्किल से 1-2 लोग ही मोहन से दूध लेने के लिए आया करते। फिर उसे भी कन्हैया के बारे में पता चला। एक दिन कन्हैया अपनी साइकिल से मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है, तभी मोहन उसे रोक कर बोलता है, अरे सुनो, तुम कन्हैया हो ना? हाँ जी, मैं ही कन्हैया हूँ। तुम वही दूध वाले हो ना जो नगर में सभी लोगों को शुद्ध और ताज़ा दूध देता है? हाँ जी भैया, मैं कन्हैया दूध वाला हूँ। तुम्हारी खुद की भैंस है या किसी से खरीद कर दूध बेचने आते हो? नहीं नहीं भैया, मेरी खुद की 2 भैंसें हैं जिनका ताज़ा दूध ही मैं बेचने आता हूँ, एकदम शुद्ध और बिना मिलावट के। यही तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें मुनाफा कितना हो जाता है? मुनाफा तो इतना नहीं होता, लेकिन सुकून बहुत मिलता है ईमानदारी के काम में। कल से तुम एक काम करना, सारा दूध मुझे दे जाना और उसके बदले मैं तुम्हें 2 गुने दाम दे दूंगा और तुम्हारा ज्यादा मुनाफा भी होगा। नहीं नहीं भैया, ये अच्छा नहीं लगता। अब लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा मैं। ऐसा बोलकर कन्हैया वहाँ से चला जाता है और मोहन अपने दांत पीसता हुआ रह जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मोहन की डेयरी पर कोई भी नहीं आता। तभी मोहन की डेयरी के पास से कन्हैया साइकिल पर गुजरता है तो मोहन सोचता है, इस कन्हैया के बच्चे ने तो सारा धंधा ही मंदा कर दिया, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद मोहन कन्हैया का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है। कन्हैया को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फिर वो अपने दूध के बर्तन अंदर ले जाता है और उसकी साइकिल बाहर ही खड़ी रहती है और वो अपने घर में खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद, सो जा बेटा सो जा, कन्हैया तो सो गया। इसकी साइकिल में पंचर कर देता हूँ, फिर देखता हूँ ये सुबह नगर कैसे पहुँचता है दूध बेचने। मोहन कन्हैया की साइकिल में पंचर कर वहाँ से चला जाता है और सुबह उठकर जब कन्हैया दूध बेचने के लिए अपनी साइकिल देखता है तो उसे साइकिल में पंचर हुआ मिलता है। वो अपनी पत्नी सीता को बुलाता है। अरे सीता देखो, किसी ने मेरी साइकिल में पंचर कर दिया है। जरूर ये बच्चों की शरारत होगी। जी बच्चों ने ही किया होगा, लेकिन आप आज दूध बेचने कैसे जाएंगे? एक काम करता हूँ,
मैं ये दूध का बर्तन सर पर रख कर ले जाता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? आप रुकिए, कल जब साइकिल ठीक हो जाएगी तो चले जाना। अरे नहीं, नगर में सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लोगों को दूध नहीं मिल पाएगा। ऐसा बोलकर कन्हैया दूध के बर्तन को सर पर रखकर और दूसरे हाथ में दूसरा दूध का बर्तन उठाकर पैदल ही नगर जाने लगता है। वहाँ पहुंचकर सभी को दूध देता है। कन्हैया को ऐसे देख शर्मा जी बोलते हैं, अरे कन्हैया भैया, आज आप पैदल, आपकी साइकिल को क्या हुआ? वो मैं सुबह उठा तो साइकिल में पंचर मिला। अच्छा। शर्मा जी को दूध देकर कन्हैया पैदल ही नगर में घूमता है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध। कन्हैया मोहन की डेयरी के सामने से गुजरता है तो मोहन उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये गांव से इतनी दूर पैदल ही दूध बेचने आ गया, बहुत मेहनती है, मुझे कुछ और तरकीब लगानी होगी। उसके बाद कन्हैया दूध बेचकर अपने घर चला जाता है और पैदल चलने की वजह से वो बहुत थका हुआ होता है। सारा दूध बिक गया जी। दूध तो बिक गया, तुम ये बताओ रामू साइकिल दे गया ठीक करके? हाँ ठीक हो गई, बाहर खड़ी है। बहुत थक चुका हूँ, साइकिल अंदर लेकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। आज कन्हैया साइकिल तो घर के अंदर ले जाता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने दूध के बर्तन बाहर भूल जाता है और घर में जाकर खाना खाकर सो जाता है। रात के अंधेरे में मोहन दोबारा से कन्हैया के घर के पास आता है और इस बार वो कन्हैया के दूध के बर्तन में मरा हुआ चूहा डालकर चला जाता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी कन्हैया के पड़ोस का लड़का चिंटू उसे देख लेता है। ये तो पास के नगर का डेयरी वाला मोहन है, ये हमारे गांव में क्या कर रहा है? ऐसा सोचता हुआ चिंटू चला जाता है। सुबह होती है और उसी बर्तन में कन्हैया दूध भरकर बेचने नगर में पहुंच जाता है। दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध। कन्हैया भैया 2 लीटर दूध देना। अभी देता हूँ, एकदम ताज़ा दूध निकाल कर लाया हूँ अभी। कन्हैया शीला को दूध देने लगता है और जैसे ही शीला के बर्तन में कन्हैया दूध डालता है, उसमें एक मरा हुआ चूहा देखकर शीला सारा दूध फेंक देती है और बोलती है, अरे ये क्या है, दूध में चूहा, हमें ये दूध पिलाकर मारना चाहते हो क्या कन्हैया? नहीं भाभी जी, मुझे तो पता ही नहीं है, कहाँ से आ गया? तभी वहाँ शर्मा जी भी आ जाते हैं। कन्हैया, तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है? कभी साइकिल पंचर तो कभी दूध में मरा हुआ चूहा निकलता है, जरूर इसमें किसी की चाल लग रही है। ऐसा कौन करेगा भैया, मैं तो ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए तो सोचता भी नहीं हूँ। मेरे से किसी को क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? नगर में एक इंसान है ना जिसको आपके आने से घाटा होता है। हाँ शीला भाभी, ये तो तुमने सही बोला। कौन? किसे घाटा होता है? मोहन को। लेकिन मैंने तो कभी मोहन को कुछ नहीं कहा, वो ऐसा क्यों करेगा? अरे कन्हैया भैया, तुम नहीं जानते उस मोहन को। उस मोहन को सबक सिखाना पड़ेगा, मेरे पास एक तरकीब है। उसके बाद शर्मा जी कन्हैया और शीला को अपनी तरकीब बताते हैं। फिर कन्हैया अपने घर जाता है और रात के अंधेरे में फिर से मोहन उसके घर के पास आता है। इस बार मोहन दूध के बर्तन में मेंढक डालने ही वाला होता है कि तभी कन्हैया वहाँ आ जाता है और रंगे हाथों मोहन को पकड़ लेता है और नगर के कुछ लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। देख कन्हैया, मैंने बोला था ना, ये मोहन का ही काम होगा। मोहन, ये क्या करने जा रहे थे तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था, तुम्हारी वजह से मेरी डेयरी पर कोई भी नहीं आता था, इसीलिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा था। तुम भी अगर शुद्ध और ताज़ा दूध बेचते तो लोग तुमसे भी दूध खरीदना पसंद करते और कोई किसी का नसीब का नहीं खाता है, ये बात हमेशा याद रखना। अरे कन्हैया भैया, इसे क्या समझा रहे हो? मारो इसे, मारो। इतनी भीड़ देखकर चिंटू भी वहाँ आता है और एकदम से बोलता है, अरे आप तो परसों भी आए थे ना हमारे गांव में, काका इन्हें क्यों मार रहे हैं? कन्हैया देखो, तुम्हारी जो साइकिल पंचर हुई और जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसी ने किया था, मारो इसे, सब मिलकर मारो। नहीं, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को बुलाते हैं। उसके बाद कन्हैया पुलिस को बुलाता है और मोहन को मिलावट करने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ कन्हैया नगर में दूध पहुंचाने का काम करता रहता है, जिससे उसका परिवार भी सुखी जिंदगी व्यतीत करते हैं।
चंदन अपने परिवार के साथ रामगढ़ नाम के गांव में रहा करता था। चंदन एक किसान था और वो खेती करता था और जो खेती करके कमाता उसी से उसका गुजारा होता। चंदन की बीवी अनीता बहुत समझदार थी और उनकी एक बेटी भी थी जो कि 5 साल की थी और उसका नाम अंजलि था। पापा आ गए, पापा आ गए। हाँ बेटा। क्या हुआ जी, आप बहुत उदास लग रहे हैं। इस बार भी कोई मुनाफा नहीं हुआ, गाल बहुत कम दामों में गया है। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, इस बार दाम कम गए हैं तो अगली बार बढ़ जाएंगे। 2 साल से घटे ही जा रहे हैं और तुम कह रही हो मैं परेशान न हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे और अंजलि बिटिया का भविष्य भी तो है। आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देगा, उस पर भरोसा रखिए। हाँ पापा, मम्मी सही बोल रही है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और चंदन की खेती में उसे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत परेशान था। ये देखकर अक्सर अनीता भी परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन अनीता की सहेली सीता उससे मिलने आती है। अनीता बहन कहाँ हो? सीता, तुम इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचा तो उसे मिलाऊं। अरे ये तो बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। कैसी हो तुम, पहले ये बताओ। मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। गरीबी के थपेड़े तुम्हारे मुँह पर अलग ही लगे हुए दिख रहे हैं। अरे क्या बताऊं सीता बहन, बहुत बुरा हाल है। चंदन जी को खेती में कोई लाभ नहीं हो रहा और लागत बहुत ज्यादा हो रही है। अब खेती में कोई लाभ नहीं हो रहा तो खेती छोड़ क्यों नहीं देती? ये क्या कह रही हो, खेती छोड़ देंगे तो करेंगे भी क्या ना? अरे काम तो बहुत है अनीता, एक बार खेती छोड़ो तो उसके बाद बहुत काम है करने के लिए। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बात करूंगी चंदन जी से। और तुम बताओ क्या खाओगी? अरे मैं तो तुम्हारे हाथ का चिकन सूप पीऊंगी। तुम्हें याद है ना तो कितना बढ़िया चिकन सूप बनाती हो। हाँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ, तुम बैठो। अनीता किचन में जाकर सूप बना कर लाती है। ये रहा तुम्हारा चिकन सूप। अनीता तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है, सूप तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। तुम्हें अच्छा लगा और ले लो, वही पहले जैसा स्वाद है, बहुत अच्छा है। अनीता तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सूप की ही दुकान खोल लो। तुम इतना स्वादिष्ट सूप बनाती हो, लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत होगी ना सीता। अरे उसकी टेंशन मत लो, सरकार किसानों को लोन देती है, तुम वहाँ से लोन ले लो और सूप का कारोबार शुरू कर दो। सीता तो सूप पीकर वहाँ से चली जाती है और अनीता पूरे दिन सीता की बात के बारे में सोचती रहती है। और जब शाम को चंदन घर आता है तो वो चंदन को भी बताती है। सूप बेचने वाली बात सुनकर चंदन सोच में पड़ जाता है, पर अनीता के बहुत समझाने के बाद चंदन मान जाता है और बोलता है, देखो अनीता, मैं कोई लोन नहीं ले सकता। पहले तो वो लोग प्यार के नाम पर कुछ नहीं लेते, पर बाद में वो परेशान करते हैं। हमें कहीं और से पैसों का बंदोबस्त करना होगा। चंदन जी, इतना पैसा कौन हमें उधार देगा? सबको हमारी हालत के बारे में पता है। हाँ ये बात तो है, पर मैं लोन नहीं ले सकता। चंदन जी एक काम करो, मेरे जो जेवर हैं उन्हें गिरवी रखकर आप पैसे ले लो, उससे कारोबार शुरू कर लो और बाद में आप मुझे वो जेवर छुड़वा कर दे देना। नहीं अनीता, जेवर तुम्हारे अपने हैं, मैं उन्हें नहीं ले सकता। चंदन जी आप जेवर गिरवी रख दीजिए ना, बाद में आप मुझे नए और जेवर दिला देना। अनीता के बहुत कहने पर चंदन जेवरों को गिरवी रख देता है और उससे जो पैसा मिलता है उससे वो सूप बेचने का कारोबार शुरू करता है। और धीरे धीरे ठंड का मौसम आता है। ये दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी और चंदन को सुबह सुबह उठकर सूप बेचने जाना होता है। चंदन जी आज तो बहुत ठंड है, आप सूप बेचने कैसे जाएंगे? अनीता भगवान से प्रार्थना करना, आज सूप बेचने का पहला दिन है। ठंड है तो क्या हुआ, जाना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहकर चंदन सूप लेकर घर से निकल जाता है और गली गली सूप बेचता है। सूप ले लो, सूप ले लो, 10 रुपए प्लेट, सूप ले लो। चंदन गली गली सूप बेचने तो जाता है, पर उसका एक प्लेट भी सूप नहीं बिकता और वो मायूस होकर ठंड में सिकुड़ता हुआ घर आ जाता है। अनीता, अंजलि, कहाँ हो तुम दोनों? चंदन जी आप आ गए, क्या हुआ, आप मायूस क्यों लग रहे हैं? पापा मेरे लिए सूप लेकर आए हो ना? हाँ बेटा, बहुत सूप है, जाओ जाकर खा लो। क्या हुआ जी, सूप बिका नहीं? अनीता आज एक प्लेट भी सूप नहीं बिका, अगर ऐसे ही रहा तो क्या होगा? आप परेशान मत होइए, आज तो आपका पहला दिन था ना, इसीलिए आप फिर से कल से जाना, देखना सूप जरूर बिकेगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हमारे पैसे न डूब जाएं। ऐसा मत बोलिए, आप कोशिश करेंगे तो भगवान हमारा साथ जरूर देगा। पापा आप कल फिर से जाना, आप ही तो सिखाते हैं ना, अगर एक बार एग्जाम अच्छा ना हो तो मेहनत करनी चाहिए, आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? ठीक है अनीता, कल तुम फिर से सूप बना कर देना, मेरी बेटी बोल रही है तो मैं जरूर जाऊंगा। और दूसरे दिन चंदन फिर से सूप बेचने जाता है। बाहर इतनी ठंड होती है, फिर भी चंदन सुबह सुबह सूप लेकर निकल जाता है। सूप ले लो,
सूप ले लो, चिकन सूप ले लो, सिर्फ 10 रुपए, सूप ले लो। भैया तुम्हें ठंड नहीं लग रही? इतनी ठंड में सूप बेचने निकले हो? ठंड तो है साहब, पर कर भी क्या सकते हैं, परिवार को पालने के लिए काम तो करना पड़ता है ना। ये बात तुमने सही कही। वैसे सूप कितने रुपए प्लेट है? सिर्फ 10 रुपए प्लेट है। अच्छा भैया 2 प्लेट दे दो, सर्दियों में गरम गरम सूप पीने का मजा ही कुछ और है। सही कहा। वो 2 प्लेट सूप चंदन को दे देता है और धीरे धीरे चंदन के सारे सूप बिकने लगते हैं। ये सब देखकर चंदन का भाई रमन बहुत जलन महसूस करता है, जो कि छोटा था और बहुत लालची था। रमन का घर उसके पड़ोस में ही था और कुछ दिनों पहले उसकी नौकरी भी छूटी होती है, तो वो घर में ही रहता है। रमन अपनी बीवी को चंदन के घर रोजाना भेजता। रमन से उसकी कामयाबी झेली नहीं जा रही थी। एक दिन रमन की पत्नी शीला अनीता से कहती है, अरे भाभी आपको पता है रमन की नौकरी नहीं है अब तो क्या आप मुझे सूप बनाना सिखाएंगी? रमन भी सोच रहे हैं भाई साहब के साथ जाकर सूप बेचने का काम शुरू कर दे। हाँ ये सही रहेगा, इससे चंदन को भी मदद मिल जाएगी। मैं तुम्हें चिकन सूप बनाना सिखा दूंगी। धीरे धीरे शीला भी अनीता से चिकन सूप बनाना सीख लेती है और अपने पति को सूप बनाकर देने लगती है। अब दोनों भाई मिलकर सूप बेचने लगते हैं। उनकी बिक्री भी अच्छी होती है, दोनों का सारा सूप बिक जाता है। फिर घर आकर वो दोनों पैसों का बंटवारा करते हैं। भाई ये पैसे तो बहुत कम है, मैंने सारे पैसे आगे किए तुम्हारे सामने ही। भाई आपको चिकन सूप महंगा करना होगा, ऐसे तो हमारी कोई बचत ही नहीं होगी। नहीं नहीं ऐसी सही है, मैं ज्यादा लालच नहीं करता। ऐसा कहकर चंदन तो वहाँ से चला जाता है, पर रमन को वो पैसे देखकर अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि इतना महंगा तो हमें चिकन मिलता है और उसमें भी भैया सिर्फ 10 रुपए प्लेट बेचते हैं। अब से वो अलग बेचने जाएगा और वो एक तरकीब लगाता है। वो सूप में चिकन की जगह कौवे का मीट इस्तेमाल करता है और चंदन से सस्ता सूप बेचने लगता है। सूप ले लो 8 रुपए प्लेट, सूप ले लो 8 रुपए प्लेट। 8 रुपए प्लेट सुनकर सारे कस्टमर रमन से ही सूप लेकर पीने लगते हैं और आज चंदन का एक प्लेट भी सूप नहीं बिकता और चंदन परेशान होकर घर आता है। आज भी आपकी एक भी प्लेट नहीं बिकी। तुम्हें पता है रमन 8 रुपए प्लेट बेच रहा है और कम दाम सुनकर सारे कस्टमर रमन से ही सूप लेते हैं। पर इतना सस्ता सूप कैसे बेच सकते हैं रमन भैया? चिकन भी तो लाना होता है, लागत भी तो होती है, तो बचत क्या होती होगी? मैं जानता हूँ रमन कोई हेर फेर कर रहा है। चंदन सोचता है रमन इतना सस्ता सूप कैसे बेच सकता है। वो सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि रमन कौवों को पकड़ रहा था और चंदन समझ जाता है कि वो चिकन की जगह कौवे का सूप लोगों को बेच रहा है और इसकी शिकायत वो पुलिस में जाकर कर देता है। रमन और शीला को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, जिसके बाद चंदन का सूप फिर से बिकने लगता है और धीरे धीरे उसे इतना मुनाफा होता है कि वो अपनी चिकन सूप की दुकान खोल लेता है।